एपिसोड 50 लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। जब ईशानी ने अबीर से बात करने के लिए फोन किया और बात करने लगी तो रश्मि नहाने के लिए चली गई थी और जब वापस आई तो उसने फोन वापस रख दिया था। उसके खिले हुए मुखड़े को देखकर रश्मि ने हंसते हुए उससे पूछा, क्या हुआ मेरी जान? अभी थोड़ी देर पहले तक तो तेरा चेहरा उतरा हुआ था और अब मुस्कुरा रही है। जरा मुझे भी तो बता, आखिर इतनी सी देर में कौन सा खजाना मिल गया जाने मन को? उसने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा। कुछ भी नहीं है रश्मि, तू तो हमेशा मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। अच्छा ठीक है, मत बता, लेकिन ये तो बताएगी कि अबीर कहाँ है, या खुशी की वजह से वो भी नहीं बताएगी? ईशानी ने उसे मुस्कुराते हुए बताया, अबीर अपने घर लखनऊ गया हुआ है। ये सुनकर रश्मि ने मुंह बनाकर ईशानी से कहा, लखनऊ? लेकिन क्यों? क्योंकि उसके पापा की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी, इसलिए वो मुझे भी नहीं बता पाया था। रश्मि ने वो शब्द को पकड़ लिया और उसको छेड़ते हुए पूछा, ओ वो, अच्छा तो बात वो पर आ गई है। अच्छा, तेरे वो का घर भी है क्या लखनऊ में? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, तुझे पता है क्या कि लखनऊ में अबीर का बहुत बड़ा घर है, बिल्कुल राजा महाराजाओं की तरह, जो उसके दादाजी ने उनके जमाने में बनवाया था। उसने जब रश्मि को अबीर के घर के बारे में बताया तो उसने शक भरी निगाहें ईशानी पर डालते हुए पूछा, लेकिन तुझे ये सब कैसे पता? ओहो रिशु, अभी तो अबीर ने मुझे फोन पर बताया है कि लखनऊ में उसका बहुत बड़ा घर है और वहाँ पर उसकी जॉइंट फैमिली रहती है, जिनमें दादा दादी, चाचा चाची, अबीर के पापा मम्मी, कजिन सब रहते हैं। और वो इस वक्त अपने फैमिली वालों के साथ बिजी होगा, इसलिए मैंने फोन जल्दी रख दिया। धीरे धीरे सब बदलता जा रहा था। अबीर और ईशानी कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके उन दोनों के बीच सब सही रहे, इसलिए वो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए अग्री हो गए। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का सक्सेस रेशियो कितना कम होता है, ये हमारी आज की जनरेशन अच्छे से जानती है। और हमारे इस कपल के साथ तो परेशानियां तब से चल रही है जब वो पहली बार मिले थे। तो इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के सक्सेस रेशियो में उन दोनों की रिलेशनशिप को सक्सेस कैसे मिलती? जो रिलेशनशिप साथ रहते ही नहीं निभ रही थी, वो लॉन्ग डिस्टेंस में क्या चलती? अबीर और ईशानी की बातें धीरे धीरे कम होती जा रही थी और इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि अबीर अपने बीमार पापा को छोड़कर नहीं जाना चाहता था और ईशानी उसके अपने पैटर्नल प्लेस पर जाने की वजह से बार बार उसे कॉल भी नहीं कर सकती थी, ये जानने के लिए कि अबीर किस सिचुएशन में है। इन्हीं बातों के चलते इधर लखनऊ में अबीर और दूसरी तरफ दिल्ली में ईशानी दोनों ही उदास रहने लगे। अबीर की माँ सब समझ रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो बस किसी तरह उसको खुश देखना चाहती थी, मगर उसकी खुशी तो शायद ईशानी के साथ रहने में थी और ईशानी की अबीर के साथ। कुछ दिनों बाद एक सुबह अबीर की माँ उसके पापा की तबीयत को लेकर काफी टेंस थी, क्योंकि उसके पापा की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी और अबीर ईशानी को लेकर परेशान था, इसलिए उसकी माँ की चिंताएं दोनों और बराबर थी। उसकी माँ नहाने के बाद उसके पापा के कमरे में गई और जाकर उनके पास बैठ गई और बोली, अब आपकी तबीयत कैसी है जी? अभी भी वैसी ही है या दवाइयों से कुछ आराम मिला है? अबीर के पापा की तबीयत जैसे पहले थी वैसी ही आज भी है। उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया था। वो आज भी बेड पर लेटे हुए थे जैसे कि पहले, लेकिन फिर भी उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, और नहीं भी हूँ तो जल्दी ही हो जाऊंगा, क्योंकि अब तुम और अबीर जो आ गए हो। अबीर की माँ ने अपनी नजरें झुकाते हुए लेकिन थोड़े गुस्से में कहा, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ ना कि कभी कभी हमारे साथ आप भी दिल्ली में अबीर के फ्लैट पर रहने आया कीजिए। हवा पानी बदलेगा तो मन को तसल्ली मिलेगी, लेकिन आप हो कि यही की रट लगाए बैठे हो। देखो अबीर की माँ, मैंने एक बार बोल दिया कि जब तक जिंदा हूँ मैं यही रहूंगा, यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। और रही बात हवा पानी की, तो गाँव से अच्छा ये सब कहाँ मिलेगा? वहाँ दिल्ली में तो सब कुछ मिलावटी ही मिलता है, यहाँ तक कि ऑक्सीजन भी। अबीर की माँ उनको गुस्सा होते देखकर उन्हें समझाते हुए बोली, मेरे कहने का मतलब था कि थोड़ा बहुत घूम फिर लेते और दिल्ली में ये भी देख लेते कि हमारा बेटा अबीर काम क्या करता है, कौन सी कंपनी में करता है। कभी आप भी उसके साथ उसके ऑफिस हो आते तो उसे भी अच्छा लगता। उसने आपसे उसके साथ दिल्ली चलने के लिए कितनी बार बोला है, लेकिन ये सुन वो मुस्कुराते हुए बोले, अरे यार, तुम तो हर बार की तरह फिर से शुरू हो गई। लगता है कि इस बार तो सच में मुझे अपने साथ लेकर चलने का कोई प्लान बनाकर आई हो। मैं जानती थी कि आप पर मेरी बातों का कोई असर नहीं होने वाला है, और वैसे भी मुझे आपकी इतनी चिंता रहती है, आप बस जल्दी से ठीक हो जाओ।
अबीर की माँ की बात सुनकर वो कुछ बोलने लगे कि उन्हें खांसी आ गई और वो खांसते हुए बोले, मेरी किस बात की चिंता करती हो तुम? अभी तो मुझे बहुत लंबा जीना है, अपने बेटे की शादी देखनी है और फिर उसके बच्चों को भी खिलाना है। मैं इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। अच्छा ठीक है, अब आप आराम कीजिए, मुझे देवी माँ के मंदिर जाना है, मैं लौटने के बाद आती हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल आई और फिर पूजा का सामान लेकर अपनी देवरानी यानी कि अबीर की चाची के साथ देवी माँ के दर्शनों के लिए मंदिर चली गई। वो लोग दुर्गा माँ के मंदिर पहुंचकर चुनरी चढ़ाकर पूजा करने लगी। अबीर की चाची उन्हें थाली में से पूजा का सामान पकड़ाती जा रही थी। पूजा की विधि पूर्ण करके वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे माता रानी, मेरे ऊपर दया कर, मेरे पति को जल्दी से ठीक कर दे और अबीर की हालत भी अभी मुझसे देखी नहीं जाती, वो बहुत उदास सा रहता है। अबीर के पापा जल्दी से ठीक हो जाएंगे तो अबीर भी जल्दी से वापस दिल्ली जा सकेगा और ईशानी से मिल सकेगा और उसके चेहरे पर फिर से खुशी लौट आएगी। अबीर की माँ पूजा करने के बाद घर आई और सीधे अबीर के पापा के कमरे में चली गई। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि अबीर के पापा, जिन्हें वो लेटा हुआ छोड़कर गई थी, वो अब बिना किसी सहारा लिए बैठे हुए थे। ये देखकर अबीर की माँ बहुत खुश हो गई और उन्हें माता रानी का प्रसाद देते हुए बोली, अरे आप तो बिल्कुल ठीक हो गए हो, दुर्गा माँ ने मेरी पुकार सुन ली। जय हो देवी माँ, तेरी महिमा अपरंपार। अबीर के पापा भी बहुत खुश होकर बोले, हाँ अबीर की माँ, दुर्गा माँ ने तुम्हारी सुन ली है और अब देखो ना, मैं ठीक हो गया हूँ। ये सब तुम्हारी तपस्या का ही फल है जो आज दुर्गा माँ ने तुम्हें दिया है। इसका मतलब है कि अब आप मानते हैं कि एक नारी की पूजा में कितनी शक्ति होती है। हाँ मैं बिल्कुल मानता हूँ भाग्यवान। थोड़ी देर बाद अबीर की माँ ने अबीर को आवाज लगाई, अबीर, ओ बेटा अबीर, सुन तो जरा, जल्दी से यहाँ आ जा, देखिए क्या हुआ है। उनकी आवाज सुनकर अबीर एकदम से घबरा गया और वो और उसके भाई बहन दौड़कर कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि अबीर के पापा बिल्कुल ठीक हो चुके थे। ये देखकर वो सब बहुत खुश हो गए। ये उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। अबीर के पापा की तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। अबीर की माँ ने दुर्गा माँ से प्रार्थना की थी, इसीलिए अबीर की चिंता भी खत्म हो गई थी, क्योंकि अब वो दिल्ली जाकर ईशानी से मिल सकता था और उसकी माँ अच्छे से जानती थी कि वो ईशानी से मिलकर बहुत खुश होगा। अबीर के पापा के ठीक हो जाने पर अबीर का पूरा परिवार खुश था। आज पूरी फैमिली डाइनिंग हॉल में एक साथ खाना खा रही थी। सब खाने के टेबल के चारों तरफ बैठे हुए थे। अबीर, दादा दादी, चाचा जी और उसके पापा, साथ ही उसके भाई बहन भी सब बैठकर लंच कर रहे थे। अबीर की माँ और चाची सर्वेंट के साथ मिलकर खाना परोस रही थी। खाना खाते हुए अबीर के भाई ने उससे कहा, यार भाई, तू तो दिल्ली में जाकर हम सबको भूल ही गया है, ना कोई फोन ना कोई मैसेज, लगता है कि बहुत बड़ा आदमी बन गया है अपना अबीर। अबीर की बहन रिधिमा ने टेबल पर से जूस का ग्लास उठाते हुए कहा, हाँ भाई तो इतना बड़े हो गए हैं कि अपनी छुटकी को ही भूल गए हैं। वैसे तो जब यहाँ आते थे सारे दिन छुटकी छुटकी कहकर मुझे बुलाते रहते थे और अब ये हाल है कि छुटकी की कोई खबर ही नहीं रहती है। उन दोनों की शिकायतें सुनकर वो बोला, मैंने तो कई बार आप लोगों से कहा है कि कम से कम एक बार तो मेरे साथ दिल्ली चलिए, फिर आप खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या क्या करता हूँ और इसी बहाने आप सब दिल्ली घूम भी लेंगे। अभी अबीर आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसके चाचा जी ने उससे पूछा, वैसे अबीर बेटा, आप वहाँ दिल्ली में करते क्या हो? वो अपने चाचा जी को अपना वर्क प्रोफाइल बताते हुए बोला, चाचा जी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और एक बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी में काम करता हूँ। चाचा जी ने रोटी का एक बाइट खाकर हंसते हुए कहा, तो ये कहो ना कि मजदूर हो, मजदूरी तो यहाँ के लोग भी करते हैं, तो वहाँ इतनी दूर दिल्ली जाने की क्या जरूरत है? उनकी बात सुनकर उसके भाई बहन हंसने लगे। उन दोनों को हंसता देखकर चाचा जी गंभीर होकर बोले, क्या हुआ तुम दोनों को? इस तरह दांत फाड़ फाड़ कर क्यों हंस रहे हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया जिससे तुम्हें हंसी आ गई? इस पर रिधिमा हंसकर बोली, नहीं वो मैं कह रही थी पापा कि आप ठीक ही बोल रहे हो भाई, वहाँ दिल्ली में मजदूरी ही तो करते हैं और यहाँ हमारे खेतों में भी कई सारे मजदूर काम करते हैं। वो दिल्ली नहीं गए तो हम क्यों दिल्ली जाएं? अबीर अपने कजिन्स को गुस्से से घूरने के बाद अपने चाचा जी की तरफ देखकर बोला, नहीं चाचा जी, मैं मजदूरी नहीं करता हूँ, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता हूँ। इस पर चाचा ने फिर पूछा, सरकारी नौकरी? नहीं चाचा जी। उसके नहीं कहते ही चाचा जी ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर ये मजदूरी ही है, सारा सामान यहीं उठा ला और यहीं पर खेती बाड़ी कर। इतनी देर से अबीर और उसके चाचा का डिस्कशन सुन रहे दादाजी ने अबीर की साइड लेते हुए कहा, अगर अबीर यहाँ काम करेगा तो तुम क्या करोगे?
ये सुनकर चाचा जी ने अबीर के भाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, इतनी खेती है कि इससे अकेले संभाली नहीं जाती, और मेरी भी अब उम्र हो गई है, तो अब ये दोनों मिलकर यही काम करें। इस पर उसके भाई ने अपने पापा की तरफ देखकर कहा, पापा आप समझ नहीं रहे हैं, यहाँ पर मजदूर पूरा दिन खेत में धूप में लगे रहते हैं, लेकिन अबीर तो कंप्यूटर पर। चाचा जी ने अपने बेटी की बात पूरी होने से पहले ही उसकी बात काटकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा कंप्यूटर पर काम करता है तो जरूर एसी में बैठकर काम करता होगा अबीर। ये सुनकर उनका बेटा अपनी बात पूरी करते हुए बोला, हाँ पापा, वहाँ अबीर एसी में बैठकर ही कंप्यूटर पर काम करता है और उसे वहाँ धूप में काम भी नहीं करना पड़ता है। अब तक चुपचाप खाना खा रही दादी जी ने अबीर के चाचा जी से कहा, अब तेरी समझ में आया कि मेरा पोता वहाँ दिल्ली में काम क्या करता है? इस पर चाचा जी बोले, हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो अबीर के लिए यहाँ एसी लगवा देंगे। और वह चाचा जी ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन अबीर अपने चाचा को अच्छे से जानता था कि वो जो कहते हैं वो करवा भी सकते हैं, और उसके चाचा तो पहले भी उसके दिल्ली जाने के फेवर में नहीं थे। इसलिए उसने कातर निगाहों से अपने दादा दादी की ओर देखा। उसकी बात समझकर दादी जी बोल पड़ी, वो यहाँ नहीं आएगा, उसे जहाँ अच्छा लगता है उसे वही रहने दो। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मेरा तो पेट भर गया है। ये बोल चाचा जी गुस्से से उठ खड़े हुए और फिर वहां से चले गए। ये सब देखकर उसकी चाची जी, जो अपने पति के सामने कुछ भी नहीं बोल पाई थी, अबीर के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अबीर बेटा, अपने चाचा जी की बातों का बुरा मत मानना, उन्हें इन सब के बारे में कुछ पता नहीं है, उन्हें तो सिर्फ खेतों में काम करने वाले ही ज्यादा पसंद है। अबीर ने चाचा जी की तारीफ करते हुए मुस्कुरा कर कहा, नहीं नहीं चाची जी, मैं चाचा जी की बातों का कभी भी बुरा नहीं मानता हूँ, वो मुझे मेरे पापा की तरह ही प्रिय है और मुझे डांटने का उनका पूरा हक बनता है। वैसे भी उनकी डांट में भी प्यार ही तो छुपा हुआ है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे भी काफी काम करना है। और ये कहकर वो वहां से चली गई। उनके साथ ही अबीर के दादा दादी और उसके पापा भी खाना खत्म करके वहां से चले गए। अबीर और उसके भाई बहन भी खाना खत्म करके उसके साथ उसके कमरे में चले गए। तीनों कमरे में साथ बैठे बात कर रहे थे, तभी अबीर ने कहा, मैं आप लोगों से फिर कहता हूँ, कम से कम एक बार तो मेरे साथ दिल्ली चलो, मैं आपको पूरा दिल्ली घुमाऊंगा। इस पर रिधिमा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को नचाते हुए कहा, अगर रेड फोर्ट घुमाओगे भाई तभी चलेंगे। और उसके भाई ने अबीर की तरफ देखकर कहा, मैं जरूर चलता अबीर, लेकिन तू तो जानता है कि यहाँ काम कितना रहता है, बड़े पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, दादा दादी को भी देखना होता है, और पापा कहाँ तक काम करे, वो सिर्फ खेतों का ही समेट पाते हैं, सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, इसलिए कहीं घूमने जाना मुश्किल होता है। लेकिन मैं एक बार तेरी दिल्ली देखने जरूर आऊंगा और फिर हम साथ मिलकर बहुत घूमेंगे। अबीर ने ठीक है कहा और अपने भाई के कहने पर उसके साथ खेतों की तरफ निकल गया। खेत पर जाकर उसका भाई मजदूरों से कुछ बातें करने लगा, तो अबीर ने टाइम का यूटिलाइज करते हुए ईशानी को फोन लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ ईशानी भी बहुत उदास रहने लगी थी। रश्मि के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ईशानी को होठों पर स्माइल ही नहीं ला पा रही थी। उसने सारी तिकड़ लगा ली थी, लेकिन किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं हो रहा था। इसी तरह दिन निकलते जा रहे थे। एक दिन ईशानी अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर हॉस्टल से ही काम कर रही थी कि उसके पास अबीर का फोन आ गया। उसने लैपटॉप साइड में रख दिया और उसका फोन रिसीव करके उससे बात करने के लिए वो बेड पर लेट गई। अबीर ने सबसे पहले उसने अपने पापा के ठीक हो जाने की खबर दी। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई। ईशानी ने खुश होते हुए अबीर से पूछा, अबीर ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई, लेकिन अब तुम दिल्ली कब तक आओगे? बहुत जल्द मेरी जान, फिर हम आउटिंग्स भी करेंगे और फुल ऑन मस्ती पार्टी भी। जहाँ इतने दिन निकाले हैं वहाँ बस कुछ और दिन ही सही। उसके बाद दोनों काफी देर तक बातें करते रहे और जब अबीर के कजिन ने उसे आवाज दी तब जाकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट की। 2-3 दिन बाद अबीर के पापा अपने कमरे में अपने बेड पर लेटे हुए थे। तभी अबीर उनके कमरे में आया। उसके पापा ने उसे अंदर आते देखकर कहा, आओ अबीर बैठो और बताओ कैसे हो। वो अपने पापा के बेड के पास रखी हुई चेयर पर जाकर चुपचाप बैठ गया। उसे चुप देखकर उन्होंने एकदम से पूछा, क्या हुआ अबीर, तू उदास क्यों है? उसने अपनी नजरों को झुकाते हुए कहा, नहीं पापा मैं उदास नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि आप ठीक हो गए हो। फिर तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? कुछ बात तो है जो तू मुझसे छुपा रहा है। ये सुनकर उसने अपने पापा को बैठने में मदद करते हुए उनके पीछे सिरहाना लगाते हुए कहा, पापा आप हमारे साथ दिल्ली क्यों नहीं चलते हैं? आपको भी तो एक बार वहां आकर मेरा काम देखना चाहिए कि मैं दिल्ली में करता क्या हूँ, और आप है कि कभी चलते ही नहीं। क्या बताए बेटा, यहाँ इतना काम हो जाता है कि टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं कभी तेरे साथ दिल्ली चलूँ।
लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तू जरूर कोई अच्छा काम ही करता होगा, तू मेरा बेटा जो ठहरा। लेकिन अबीर ने उनसे शिकायत करते हुए कहा, आप हर बार यही बोलते हैं कि चलूंगा, लेकिन चलते नहीं हो। लेकिन माँ बिना कोई बहाना किए मेरे साथ दिल्ली रह आती है। तू तो जानता है अबीर कि मुझे दिल्ली पसंद नहीं है। वहां पर इतनी भीड़ भाड़ होती है कि पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। किसी को बड़े बुजुर्गों से बात करने तक की तमीज नहीं है। वहां के लोग पता नहीं कैसे, इसीलिए मुझे दिल्ली में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन पापा, सब लोग बुरे तो नहीं होते ना, कुछ अच्छे भी तो होते हैं। उसकी बात सुनकर उन्होंने उससे पूछा, हाँ बिल्कुल होते होंगे, लेकिन यहाँ के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। गांव और गांव के लोग की बात तो अलग ही होती है, निराली होती है। अच्छा ये बता, तू कब जा रहा है? उन्होंने टॉपिक चेंज करते हुए पूछा। कल सुबह। तो उन्होंने धीरे से उससे पूछा, क्या तेरी माँ भी जाएगी तेरे साथ? इस पर उसने उनकी तरफ देखकर कहा, नहीं माँ नहीं जाएगी, इस बार माँ आपकी देखभाल के लिए यहीं पर रहेगी, मैं अकेला ही जाऊंगा। ये सुनकर उसके पापा बेड से उठकर बोले, लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ये देखो मैं चल फिर भी सकता हूँ। फिर तुम्हारी माँ यहाँ क्या करेगी? यहाँ तो इतने सारे लोग हैं, लेकिन वहाँ दिल्ली में तुम्हारे लिए खाना कौन बनाएगा? और वैसे भी तुम इतना काम करते हो, उसके बाद अपने हाथों से बना लोगे क्या? अबीर भी अपने पिता के साथ खड़ा होकर बोला, मैं बना लूंगा और कभी कभी बाहर खा लिया करूंगा या फिर मेड लगा लूंगा, लेकिन यहाँ आपको माँ की ज्यादा जरूरत है, आप अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। और फिर अबीर उन्हें बेड पर बिठाकर कमरे से चला गया। वो उसे जाते देखकर बोले, आई एम सॉरी बेटा, मैं तेरे साथ दिल्ली नहीं आ पाऊंगा, मैं भी क्या करूँ, मुझे पसंद ही नहीं है तेरी दिल्ली। इधर अबीर अपने पापा के कमरे से निकलकर सीधा अपनी माँ के कमरे में चला गया। उसे आया देखकर उसकी माँ ने अबीर से पूछा, अब तो तू खुश है ना बेटा? क्यों माँ, मुझे क्या हुआ था, मैं तो हमेशा से ही खुश हूँ। उन्होंने उसके चेहरे पर नजरें टिकाकर कहा, मुझे पता है, जब से तू यहाँ आया है तब से तू ईशानी को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन अब तो तू जा रहा है। और हाँ, जाकर सबसे पहले उससे मिलना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो तेरी तरह ही खुश होगी। और मैं सच कहूँ तो मैं भी उसको बहुत पसंद करती हूँ, बहुत अच्छी और सीधी साधी लड़की है। उनके मुंह से ये सब सुनकर अबीर झेपते हुए खड़ा हो गया और बोला, अच्छा सीधी साधी, आपको कैसे पता? वो तो इतनी नकचड़ी है कि कोई भी दूसरा उसके जैसा नहीं होगा। वो उसको हल्के हाथों से मारते हुए बोली, चुप कर तू, तुझे क्या पता कि कौन कैसा है? मैं माँ हूँ, मैं सब जानती हूँ। आप कितनी अच्छी हो माँ, काश दुनिया की सारी माएं ऐसी ही होती, बिल्कुल मेरे माँ की जैसी। ये बोल वो उनके गले लग गया। बेटा, दुनिया की सभी माएं अच्छी ही होती है, वो हमेशा हर हाल में अपने बच्चों की खुशी ही चाहती है। वैसे तूने अपना सारा सामान रख लिया है ना, कुछ बाकी तो नहीं रह गया? उसने अलसाते हुए कहा, हाँ माँ, मैंने अपना सारा सामान रख लिया है, और अगर कुछ रह भी जाएगा तो फिर वापस आकर ले जाऊंगा। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, बाहर का खाना बहुत ही कम खाना, खुद अपने हाथों से बनाकर खा लेना, और ज्यादा परेशान हो तो मेड रख लेना। अगर बाहर ही बाहर का खाना खाता रहा तो उस खाने की तुझे आदत पड़ जाएगी, और तू तो जानता है कि बाहर के खाने से कितनी बीमारियां फैलती है। और अपना ख्याल भी रखना, समझा? हाँ मेरी प्यारी माँ, मैं समझ गया। अच्छा अब मैं चलूं? ये बोल वो अपनी माँ के कमरे से बाहर चला गया और थोड़ी देर अपने कजिन्स, चाचा चाची, दादा दादी से मिलने जुलने और अगले दिन वापस दिल्ली जाने की बात बताकर अपने कमरे में चला आया। अगले दिन सुबह अबीर अपना सारा सामान लेकर घर के दरवाजे पर आ गया। जब वो अपने कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी पूरी फैमिली उसे विदा करने के लिए इकट्ठा हुई थी। दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा और उसके कजिन सिस्टर और ब्रदर, सबकी आंखों में उसके जाने की वजह से नमी थी, क्योंकि जब भी वो घर आता था तो घर में उसके साथ रौनक भी आ जाती थी, और जब वो वापस दिल्ली जाता था तो जैसे घर की रौनक भी उसके साथ वापस चली जाती थी। उसने सबके पैर छुए और अपने कजिन्स को हक करके एक बार फिर से दिल्ली आने के लिए उन्हें इनवाइट किया। रिद्धिमा ने अबीर से पूछा, आप वापस फिर कब आओगे भाई? जब आप आते हो ना तो हम सब बहुत खुश होते हैं, और दादाजी तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं आपको देखकर। इस पर उसने हंसते हुए कहा, तेरी शादी में। ये सुनकर रिद्धिमा ने चिढ़कर कहा, ठीक है तो आप मत ही आना, मैं तो शादी नहीं करूंगी, तब देखते हैं कि आप आते हैं या नहीं। जब उसने अपने चाचा जी के पैर छुए तो उसके चाचा ने कहा, अबीर तू ना वही दिल्ली में ही ठीक है, एसी में बैठकर काम कर, यहाँ तो खेतों में धूप में भी काम करना पड़ता है। उसका कजिन घड़ी देखकर बोला, अबीर अब तुम निकलो, नहीं तो देर हो जाएगी वहां पहुंचने में।
अबीर के कजिन ने उसका सामान पहले ही कार में रख दिया था। अबीर चलने लगा तो सब उसको आराम से जाने के लिए बोलने लगे। कार चली गई और अबीर के घर वाले उसे जाते हुए देख रहे थे। दिल्ली, अबीर के फ्लैट पर। वो अपने फ्लैट का लॉक खोलकर अंदर गया तो उसे घर जैसे काटने को दौड़ रहा था। वो मन ही मन अपनी माँ को मिस कर रहा था, लेकिन उनका वहाँ रुकना भी जरूरी था। उसने अपना सारा सामान टेबल पर रख दिया और अंदर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। उसने बाथरूम से निकलकर टॉवल से मुंह पोंछा और कपड़े चेंज करने के बाद जब उसने अपना फोन देखा तो उस पर ईशानी के कई मिस्ड कॉल्स थे। अबीर ने सोफे पर बैठकर उसको रिटर्न कॉल किया। उधर से ईशानी ने फोन उठाकर गुस्से वाली आवाज में कहा, अबीर, आज तुम आने वाले थे, अभी तक क्यों नहीं आए? और मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए, तुमने मेरे कॉल्स भी रिसीव नहीं किए। अबीर ने उसे बताया कि वो वापस आ गया है और बाथरूम में होने की वजह से वो फोन नहीं उठा पाया। इस पर उसने अपनी टोन को धीमा करते हुए पूछा, कितनी देर हो गई है तुम्हें? उसकी भी प्यार भरी आवाज सुनकर अबीर ने भी प्यार से कहा, बस अब कुछ ही देर पहले ही आया हूँ। अभी तक तो मैंने माँ को भी कॉल नहीं किया है कि मैं पहुंच गया हूँ। अच्छा, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, तब तक तुम माँ जी को फोन करके बता दो कि तुम पहुंच गए हो। इतना कहकर ईशानी ने फोन रख दिया और अबीर कुछ देर तक हेलो हेलो करता रहा, लेकिन उधर से कोई आवाज ही नहीं आई। फिर उसने देखा कि ईशानी ने कॉल काट दी है। उसके बाद उसने अपनी माँ को कॉल किया और उन्हें अपने ठीक से पहुंचने का बताया। कुछ देर तक बात करने के बाद उसने फोन रख दिया। वो खुश था कि वो वापस दिल्ली आ गया था और ईशानी उससे मिलने के लिए आ रही थी। तभी उसके घर की किसी ने बेल बजाई। वो अपने कमरे से आवाज देता हुआ बोला, बस 2 मिनट, अभी आया। कुछ देर बाद फिर से किसी ने बेल बजाई। उसने आते हुए कहा, बस आ ही रहा हूँ। उसने आकर दरवाजा खोला तो सामने ईशानी खड़ी थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर के लिए तो अबीर उसे देखता ही रह गया। खुली जुल्फे, आंखों में हल्का सा काजल, माथे पर छोटी सी बिंदिया, होठों पर नेचुरल कलर की लिपस्टिक, कानों में लंबे इयररिंग्स, गले में बारीक चेन जिस पर छोटा सा हार्ट शेप्ड पेंडेंट लटक रहा था, एक हाथ में घड़ी और दूसरे में उसकी पीच कलर के वन पीस के साथ मेल खाता हुआ ब्रेसलेट। अबीर उसे कई बार ऊपर से नीचे तक देख चुका था। काफी देर दरवाजे पर खड़ी हुई ईशानी ने अबीर की आंखों के सामने अपना हाथ लहराकर कहा, अब अंदर भी बुलाओगे या यहीं बाहर गेट पर ही खड़े रहकर घूरते रहोगे? हाँ, क्यों नहीं, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? और वैसे भी तुमने आज तक मेरे घर में एंट्री के लिए कभी पूछा है, तो आज ये इनायत किस लिए? ये बोल अबीर ने हाथ हटा दिया और ईशानी अंदर आते हुए उससे बोले, 2 रीजंस है, पूछो कौन से? इस पर अबीर भी उसके पीछे पूछते हुए अंदर आ गया। कौन से? पहला तो रीजन यही कि इससे पहले घर पर माँ जो रहती थी, जो कि आज नहीं है, इसलिए पहले अंदर आने के लिए मुझे पूछना नहीं पड़ता था, लेकिन आज पूछना पड़ रहा है। तभी वो बीच में ही बोल पड़ा, और दूसरी वजह क्या है? बताती हूँ। और दूसरी यही कि जब तक तुम गेट पर ही खड़े रहते तो मैं अंदर कैसे आती? ईशानी घर के अंदर आ गई और आकर सोफे पर बैठ गई। अबीर ने उससे पूछा, कॉफी? उसने हैरान होते हुए उससे पूछा, तुम कॉफी बना लेते हो? अबीर ने एक्साइटेड होकर कहा, हाँ बिल्कुल, और माँ कहती है कि मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाता हूँ। फिर तो मैं जरूर पीना चाहूंगी। ये बोलते हुए वो किचन में कॉफी बनाने चला गया और ईशानी हॉल में ही टहलने लगी। कुछ देर बाद वो कॉफी बनाकर ले आया। अबीर ने उसको कॉफी देते हुए कहा, ईशानी कॉफी लो। ईशानी ने वापस सोफे पर बैठकर कॉफी का मग उठाते हुए कहा, थैंक्स अबीर। वो कॉफी पीने लगी तो अबीर ने पूछा, कैसे लगी कॉफी? बहुत ही बढ़िया। ईशानी ने कॉफी पीते हुए पूछा, अब तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है? अब पहले से काफी बेहतर है। ईशानी ने कॉफी के मग को अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसकी गर्माहट को महसूस करते हुए पूछा, और माँ जी कैसी है? उसने कॉफी खत्म करके मग को नीचे रखते हुए कहा, वो भी बढ़िया है। ईशानी ने भी अपनी बची हुई कॉफी को जल्दी से खत्म किया और मग वापस टेबल पर रखते हुए अबीर से पूछा, फिर माँ जी क्यों नहीं आई? पापा की वजह से। पापा ठीक तो है, चलने फिरने भी लगे हैं, लेकिन इस वक्त उनके पास उनको देखने के लिए, उनकी देखभाल के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो अब तुम यहाँ अकेले रहने वाले हो और खाना भी खुद बनाओगे अपने हाथों से? हाँ, अब मैं अकेला ही रहने वाला हूँ, तो खाना या तो मुझे खुद से बनाना पड़ेगा, नहीं तो बाहर से खा लिया करूंगा, जैसे कि बाकी लोग करते हैं। इस पर ईशानी ने तेज आवाज में कहा, तुम अगर बाहर का खाना खाओगे तो मैं माँ जी से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि माँ जी ये सुनकर तुम्हें जरूर डांटेंगी। आज दोनों कई दिनों बाद मिले थे, इसलिए दोनों अपने अपने दिल की बात बोल रहे थे। दोनों में से कौन क्या बोल रहा था इससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा था।
वो दोनों तो बस ये जानते थे कि काफी दिनों बाद साथ थे और एक दूसरे के पास थे। अबीर उसकी तरफ देखकर चिढ़ते हुए बोला, अच्छा है, ट्राई कर लो, क्योंकि मुझे पता है माँ मेरी तो सुनेगी भी नहीं। जब तुम बोलोगी तो वो तुम्हारी ही सुनेंगी, क्योंकि उन्हें मुझसे ज्यादा तुम पर भरोसा है। जाने तुमने उन पर क्या ही जादू कर दिया है। अबीर की बात सुनकर वो हंसने लगी और उसने हंसते हुए उससे और ज्यादा चिढ़ाते हुए कहा, और नहीं तो क्या, आखिर वो मेरी माँ जी है और तुम्हारी तो सिर्फ माँ, तो वो मेरी सुनेंगी या तुम्हारी। तभी अबीर का फोन बजने लगा। अबीर फोन रिसीव करके बोला, हाँ बोल ब्रो। हाँ मैं अभी कुछ देर पहले ही आया हूँ। हाँ हाँ आजा तू, अभी आजा। इतना कहकर अबीर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आखिर कौन आने वाला है अबीर के घर पर? क्या वो ईशानी को वहां देखकर चौंक नहीं जाएगा? क्या होने वाला है अब हमारी इस कहानी में? जानने के लिए सुनते रहिए लेखिका सपना गुप्ता की कहानी हार्ट बीट कैफे, आपकी होस्ट और दोस्त आयुषी के साथ। और आपको कहानी कैसी लग रही है और आपके सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।